कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग वंस अगेन। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे आपसे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? केमिकल बॉन्ड एक ऐसी ताकत है जो एटम्स को इकट्ठा रखती है सब्सटेंस में, राइट? सो दैट इज डेफिनेशन। जैसे लेट्स से दैट ये एटम ए है, ये एटम बी है, और अब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना ले, तो ये दोनों जो है समझ लें कि करीब आ गए हैं, और एक कोई ताकत है जो इन दोनों को इकट्ठा रखे। अ फोर्स, एक ऐसी ताकत। इस फोर्स को हम जो है नाम देंगे केमिकल बॉन्ड का। और केमिकल आप एटम्स को कह सकते हैं, कंपाउंड्स को कह सकते हैं, ठीक है? तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक ऐसी फोर्स जो एटम्स को इकट्ठा रखती है। अब स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली जिस साइंसदान ने की उसका नाम था गिलबर्ट न्यूटन लेविस। He was a great scientist. गिलबर्ट न्यूटन लेविस ने 1923 के अंदर तकरीबन बहुत सी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया। उसने अपने पेपर्स के अंदर एक्सप्लेन किया कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है, और आखिर एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं। अभी आपकी ज़हनियत होगी कि अगर आप उस बात को समझ जाएं कि एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं, जैसे कि पीछे व्हाई डू एटम्स मेक अ केमिकल बॉन्ड, उसके अंदर मैंने आपको समझाया कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इनके पीछे क्या वजूहात है। हमने वजूहात में पढ़ा कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, डुप्लेट रूल पूरा करने के लिए, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेने के लिए। ये बात आपको फर्स्ट ईयर में डिटेल में बताई जाएगी। सबसे बड़ी जो एक वजह है एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, खुद को स्टेबल करने की। एटम्स चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। एटम्स चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी को या तो कम कर लें या तो ज्यादा कर लें। कहने से मुराद कि अपनी एनर्जी को नोबल गैसेस की एनर्जी के बराबर कर लें। यानी समझ लें कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा है जिसको आप पसंद करते हैं, और आप अपने आप को उसका फॉलोअर बना लेते हैं, और जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे आप करना शुरू कर देते हैं। लेट्स से दैट आपका एक इंटरेस्टिंग बंदा जो है जिसको आपने फॉलो करना है वो बिल गेट्स है। वो उसके पास बहुत सा पैसा है। अब आप भी सारे हथकंडे बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं भी उसकी तरह हो जाऊं। यानी अब आपकी जिंदगी गुजर रही है और आप बिल गेट्स को फॉलो करते हुए उतने पैसे कमाना चाहते हैं, ये आपकी ख्वाहिश है। सेम ऐसा ही होता है एटम्स के अंदर कि एटम्स भी चाहते हैं कि जिस तरह की नोबल गैसेस हैं वैसे हम खुद हो जाए। अब उसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, फिर अपनी एनर्जी को उनके बराबर करने की कोशिश करते हैं, और इसी मौजू के ऊपर बात होगी आपकी केमिकल बॉन्डिंग में। हम बताएंगे आपको कि कैसे एटम्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, और वो जुड़ने के बाद आखिर कैसे बॉन्ड बना लेते, कैसे आपस में। और मैं आपको से एक बड़ी बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसी वजह है जिसकी वजह से एटम्स जुड़ते हैं, लेकिन हर बार ये वजह नहीं हो। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस एटम में भी है, इस एटम में भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही वो वजह होगी कि दोनों एटम्स करीब आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे। एक बात और याद रखिएगा जो आपने याद रखनी है कि एटम्स जब करीब आते हैं तो दो ताकतें इन पर असर कर रही होती है। एक ताकत जो होती है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक जो ताकत होती है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दो ऐसी ताकतें होती हैं जो एक ही वक्त में काम कर रही होती हैं। जैसे लेट्स से दैट ये दो एटम्स हैं, ये करीब आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करीब आने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीत जाती है तो दोनों बॉन्ड बनाएंगे। अट्रैक्शन का मतलब आपस में इंटरेक्ट करना। अगर ये एटम्स दोनों करीब आते हैं और फोर्स ऑफ रिपल्शन विन कर जाती है तो फिर ये एटम दोनों दूर चले जाएंगे और इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा। तो लिहाजा जीएन लुइस क्या बातें कह रहा था, केमिकल बॉन्ड कितनी किस्म के होते हैं, अभी इस पे हम बात। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे कितनी टाइप्स हैं बॉन्डिंग की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आयोनिक बॉन्डिंग ये क्या होती है। लुइस ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। उसके बाद हम आपको समझाएंगे आयोनिक बॉन्डिंग के बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर काम नहीं करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको नहीं पता लगती, आपको नहीं पता मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं, सब्सटेंस कैसे बनता है, केमिस्ट्री काफी खराब है आपकी। लेकिन होप्सो आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। और नोट्स चाहिए तो लिंक्स हैं, सारे चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। चलते हैं अगले किस्म के बॉन्ड की तरफ। अगला किस्म का जो बॉन्ड है दैट इज बेसिकली नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्डिंग को अगर आप पढ़ने जाएंगे तो याद रखिएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग में और कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। यानी एटम जब करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ सीन ऑन करते हैं। क्या सीन ऑन करते हैं?
ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, याद रखिएगा। मेटालिक बॉन्डिंग मेटल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है, इसमें भी एटम्स आपस में इकट्ठे रह रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वो वजह नहीं होती किसी हद तक। मतलब जिस तरह की वजह इलेक्ट्रॉन्स की आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग में है, सेम वैसी वजह जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग में नहीं है। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चंस पैदा हो गए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहत है, कैसे सीन चल रहे हैं, तो वो आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है और जो मेटालिक बॉन्डिंग है, इसमें हम जो है काम करेंगे, लेकिन नॉट इन अ केस और सेम स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटजी जो होगी हमारी, एक जो हमारा तयन होगा समझने का, वो सेम नहीं होगा। इनको हम समझेंगे, मतलब आप ये कह लें कि जो हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग है, जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, जो मेटालिक बॉन्डिंग है, ये बिल्कुल अलग अलग किस्म की बॉन्डिंग है। अब लिविस ने इनको कैसे समझाया, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो लिहाजा हम चलेंगे सबसे पहले आपके किताब के सीक्वेंस के हिसाब से। आपकी बुक में इन्होंने बेसिकली डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग को भी एक अलग दर्जा दिया, यानी 4 किस्म की बॉन्डिंग कर दी। लेकिन मैं ये नहीं समझता, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आता है। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता तो वो कोवलेंट ही है ना, तो लिहाजा मैंने कोवलेंट बॉन्डिंग में ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को काउंट किया हुआ है। तो लिहाजा बहरहाल अगर आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को एक अलग दर्जा दे देते हैं तो फिर ये 4 किस्म की बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन हम बेसिकली बड़ी 3 बॉन्डिंग्स के बारे में ही बात करेंगे। नो डाउट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एज एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन समझाऊंगा मैं सारा आपको बुक के हिसाब से। स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, इस पे बहस करते हैं। आज का टॉपिक आयनिक बॉन्डिंग पे हम क्लोज करेंगे। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है, सबसे पहले इसको करना कैसे है, मैं आपको एक मेथोडोलॉजी बताता हूँ, आपने पेपर में लिखना कैसे आयनिक बॉन्डिंग को, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं ताकि फिर आपको प्रॉपर्ली पता लग जाए। आपको याद होगा जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, उसमें जब आखिरी टॉपिक था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का, मैंने आपको बताया कि आपने एटॉमिक साइज का टॉपिक कैसे तैयार करना है, आपने शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टॉपिक्स को आपने कैसे तैयार करना है, क्या मेथोडोलॉजी होगी टॉपिक्स को करने की, कैसे आपने इनको लिखना है। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया है तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, किस तरह करने हैं वहां पर नोट्स में भी अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं आयनिक बॉन्डिंग की तरफ, उसकी मेथोडोलॉजी की तरफ। इस वीडियो के अंदर ही पहले मेथोडोलॉजी को समझ लेते हैं, फिर आयनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर हम कोवलेंट बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके अलावा फिर हम मेटालिक बॉन्डिंग की भी बात करेंगे। याद रखिएगा कि जो आयनिक बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये लिविस ने एक्सप्लेन की थी, गिलबर्ट न्यूटन लिविस ने एक्सप्लेन की थी। लेकिन जो मेटालिक बॉन्डिंग है, ये लॉरेन एंड ड्रूड नामी साइंसदानों ने भी एक्सप्लेन की है, थ्योरियां दी हैं। तो लॉरेन एंड ड्रूड की बातें फिलहाल किताबों में नाम साइंसदानों के नहीं लिखे आपकी, लेकिन फिर भी बताया गया है कि आपको मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। तो चलते हैं हम आयनिक बॉन्डिंग की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अगर आपको सवाल आ जाता है राइट अ नोट ऑन आयनिक बॉन्डिंग, एक्सप्लेन आयनिक बॉन्डिंग, तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेटली इट्स अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वन एटम से दूसरे एटम की तरफ की बात करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने जो है बेसिकली ये बताना है कि एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है आपने सारी बात करनी है, और उसके बाद की कुछ हेडिंग्स होंगी जो मैंने नोट्स देनी है डिस्क्रिप्शन में, वो आपने फॉलो करनी है। और आपने इक्वेशन लाजमी बनानी है और काले मार्कर से बनानी है। इक्वेशन याद रखिएगा, ब्लू डेफिनेटली आप पेन यूज करते हैं, आप ब्लू जो है मार्कर यूज करते हैं, लेकिन इक्वेशन थोड़ा काले पेन से, काले मार्कर से आप बनाएं, ताकि डोमिनेंटली एग्जामिनर को नजर आए और वो आपको फौरन उस चीज के नंबर दे दे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग जो है टॉपिक है, और ये क्या होता है हम इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपको मैंने पिछले चैप्टर में ग्रुपिंग के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, ये हमारे पास पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और जो हमारे पास ये दूसरा ग्रुप है बेसिकली मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये हमारे पास पहले 2 ग्रुप है। अब हमारे पास एक 17th ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। ये स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है ये नॉन मेटल्स का ग्रुप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, याद रखिएगा। और डेफिनेटली आसपास भी इसके जो है बहुत से नॉन मेटल्स हैं। 16 ग्रुप में, 15 ग्रुप में, 14 ग्रुप में भी नॉन मेटल्स हैं। इवन 13 ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो भी नॉन मेटालिकली बिहेव करता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि 17 ग्रुप वाले हैं, उनके साथ वाले उनके जो पड़ोसी हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स।
जबकि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और डी ब्लॉक, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान एक आपको नजर आता है ब्लॉक है डी ब्लॉक, ट्रांजिशन, वो सारे के सारे मेटल्स हैं, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। तो ये जो पहले दूसरे ग्रुप है, हमारी डिस्कशन आयनिक बॉन्डिंग में जो है सिर्फ 2 एटम्स को लेकर, वो एटम्स कहां से आए हैं उनके ऊपर डिस्कशन है। तो लिहाजा ये पहला जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड दी अल्कली मेटल्स ग्रुप, ये हैलोजेंस फैमिली का ग्रुप है। इस सारे ग्रुप को कहते हैं हैलोजन फैमिली। क्या कहते हैं? हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली कहते हैं। और ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास पहला, दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं इसको? अल्कली मेटल्स। और जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दूसरा ग्रुप। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लेंगे सोडियम को। याद रखिएगा, आपको याद होगा पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा होता है? डिक्रीज। और ग्रुप में क्या हो रहा होता है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सोडियम का बॉन्ड बनाएंगे क्लोरीन के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट टेबल की तरफ हम देखें तो सोडियम अगर लेट्स से दैट यहाँ है और क्लोरीन जो है वो यहाँ है, तो ये हुआ बड़ा एटम और ये क्या हुआ? क्योंकि पीरियड में तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, काम हो रहा था। तो ये एक एटम बड़ा है जो कि सोडियम है और एक छोटे साइज का एटम है जो कि क्लोरीन है। ठीक है, तो वैसे आपने नंबर ऑफ शेल्स भी देखने हैं। तो सोडियम के जो है 3 शेल्स होते हैं और क्लोरीन के भी 3 शेल्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही पीरियड में है और उस पीरियड का नाम है थर्ड पीरियड। ये जरूरी नहीं होता कि एटम एक ही पीरियड में हो तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, कोई भी एटम किसी से भी बॉन्ड बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पीरियड में सेम होंगे या ग्रुप में सेम होंगे तो बॉन्ड बनाएंगे। नो नो नो, देयर इज नो रूल लाइक दिस। कोई भी एटम किसी भी एटम से बॉन्ड बना सकता है। आपकी बुक की एग्जांपल मैंने करवानी है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सोडियम जो है वो बॉन्ड बना सकता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो कोशिश करते हैं इसको समझने की कि आखिर सोडियम, जिसका नाम नेट्रियम है, बेसिकली असली नाम सोडियम का नेट्रियम है, ये बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ। और ये बॉन्ड कैसे बनाता है इसके ऊपर बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बताने लगा हूं आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। वो यही है कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स से दैट हमारे पास ये सोडियम है और ये, तो ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को किसमें? नॉन मेटल में, क्लोरीन में। ट्रांसफर करने से क्या होता है आप याद रखिएगा कि अगर लेट्स से दैट सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे। और इसी तरह से जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो आप टेल के साथ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और ऐसे लिख देंगे। तो ये दोनों इक्वेशन आपने नहीं बोलनी। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की इक्वेशन है और एक इक्वेशन इलेक्ट्रॉन लूज करने। यहाँ पर लूज हुआ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर गेन हुआ है। आपने एक चीज देखी कि लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आ गया और गेन करने से नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव होते हैं और जो नेगेटिव बॉडीज होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? अट्रैक्ट कर जाती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। और जुड़ने को आपको याद होगा डेफिनेशन अभी केमिकल बॉन्ड की, अ फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर इट्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और ऐसी फोर्स जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक एटम से दूसरे एटम में हुई है, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, जिस वजह से एक फोर्स डेवलप हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, और वो एटम को इकट्ठा रख रही है, इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो इसके इलेक्ट्रॉन निकलने से ये भी आयन बन गया, ये कैटायन बन गया, और ये क्या बन गया? एनायन बन गया। तो दोनों आयन बने ना। तो आयनिक फोर्स, आयनिक फोर्स का नाम क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड। इसको भी यहां पर खत्म नहीं कर रही है, इसको तो यहां पे शुरू किया है। अब हम आपको बताएंगे ऐसा होता कैसे है, आखिर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, और कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, इन सब की डिटेल्स की बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, फिर पैच बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है बेसिकली प्रोडक्ट टेबल का 11वां एलिमेंट है। इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं। और अगर हम इसमें न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपको याद रहनी चाहिए बात, ये न्यूक्लियस बनता है। अब इसके शेल्स की बात करें तो पहले शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दूसरे शेल में जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास एक और शेल बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी बच गया, तो इसके जो आखिरी शेल है उसमें आ जाएंगे टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मेटल है,
मेटल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आपने पीछे पढ़ा कि अगर किसी एटम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लूज करेगा। 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, आपको याद होगा वो पॉइंट, हाउ एटम्स कैन एक्यूमुलेट इलेक्ट्रॉन्स, हाउ एटम्स अचीव स्टेबिलिटी, ठीक है। उसमें बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन था, बाय गेनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन था, और बाय शेयरिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन था। तो बाय गिविंग और गेनिंग में उन्होंने लिखा था कि गिविंग वो करते हैं अगर लेस देन 3 हो, वैलेंस शेल में या तो 3 हो या लेस देन, तो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास वैलेंस शेल में सोडियम में कितने बन गए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 1। तो ये लेस देन 3 है ना, इसलिए उनकी बात के हिसाब से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब उसने कहा कि अगर गेनिंग करनी है, गेनिंग में उसने क्या कहा, गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम विद वैलेंस शेल है 5 और मोर इलेक्ट्रॉन। गेनिंग किस वक्त होगी, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या उससे ज्यादा होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्लोरीन की तरफ देखें तो क्लोरीन प्रोटोकॉल का 17th एलिमेंट है, इसमें न्यूट्रॉन 18 होते हैं, ये बात याद रखनी चाहिए आपको। पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन ज्यादा, देखें जरा शेल का फासला मैं ज्यादा नहीं बना, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कम थे, मैंने शेल का फासला थोड़ा ज्यादा बनाया था। अब यहाँ जरा क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिलेगी, इसलिए फासला भी मैं क्या बना रहा हूँ, थोड़ा कम बना रहा हूँ। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे शेल में, आपको तो 8 ही आते हैं। और आखिरी शेल में देखें कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब उसने कहा कि अगर आउटर शेल में 5 या उससे ज्यादा है तो फिर हमेशा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला काम होगा। यानी क्लोरीन हमें सिचुएशन के हिसाब से नजर आ रहा है, एक तो छोटा एटम है, छोटा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा, ठीक है। यानी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 7 है और 7 यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है कि ये गेन करेगा। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, ये बात तो क्लियर हो गई कि सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखते हैं ना लूज, और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ये बात तो तय हो गई है। क्योंकि ये हमने रूल में भी पढ़ा था कि स्टेबिलिटी के लिए अगर किसी एटम के आउटर शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 से कम होंगे तो वो लूज करने की तरफ जाएगा, और अगर किसी एटम के आउटर शेल में 5 होंगे या 5 से ज्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की तरफ जाएगा। ये रूल तो आप नहीं भूल सकते। तो लिहाजा स्टूडेंट्स एक और रूल आपने पढ़ा था कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए जाएगा, यानी अगर किसी एटम के आउटर शेल में जो है वो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। तो ये भी याद आप बात रखिएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो उसमें आप अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्योंकि सोडियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पे है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी इसका जो K L और M, इसके कितने शेल हो गए, K L और M, ये देखें K L M। अब K शेल में आपको नजर आ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको नजर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 × 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ये देखें 2 और इसमें 8, और इस तरह से आउटर शेल में देखें S1 है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। यानी इसकी वैलेंसी क्या हुई सोडियम की, 1, क्योंकि आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम उसकी वैलेंसी में काउंट करते हैं, वो इसकी वैलेंसी होती है। तो इस लिहाज से हमने कहा कि जो हमारे पास सोडियम है उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये हमारा पहला शेल है K, ये हमारा दूसरा शेल है L, और ये हमारा तीसरा शेल है M। तो ये हमारे पास 3 शेल आ जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 7 होंगे। आपको नजर भी आ रहा है K L M, इसके भी 3 शेल हैं, लेकिन इसके आउटर शेल वैलेंस शेल में देखिए 4 है। आपको नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो आपको नजर आ रहा है इसके वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से हमें इस बात का पता लगता है कि हमारे पास जो है सिचुएशन जिस वक्त है, यहाँ पर आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सीन ये होगा कि ये पूरा शेल जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पर आ जाएगा तो ये शेल क्या हो जाएगा, खत्म, एम शेल ही खत्म हो जाएगा।
अब उसका वैलेंस शेल दूसरा शेल बन जाएगा और उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। यू गेट द पॉइंट? यस सर। इसका क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि उसके आउटर शेल में उसको 8 चाहिए थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। और देखो ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बन गई ये वाली, और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई है? नियॉन की बन गई। अब देखो इसके आउटर शेल में कितने थे? अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पर हम P6 कर दिए। अब जब ये P6 कर देंगे यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना यहाँ पे, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई? तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि सोडियम पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो, पहले डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब 18 हो गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। डेफिनेटली यहाँ पहले प्रोटॉन 17 थे तो इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे प्रोटॉन 11 थे तो इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन बढ़ गया, क्योंकि अब 11 के 11 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन बढ़ा इसलिए पॉजिटिव वन हो गया। ये बड़ी कमाल की बात है जो बच्चों को मैं समझाता हूँ, और काफी बच्चों को समझ में आती है, लेकिन काफी बच्चे ऐसे कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आप ऐसे नहीं कर रहे होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट कर दें, कोई मसला नहीं, जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह जरूर रीड करके आपको जवाब दूंगा उसका। तो सोडियम हो गया पॉजिटिव, क्लोरीन हो गया नेगेटिव, एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान बन जाएगी बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड की बॉन्डिंग, और ये कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड। और ये स्टेबल हो गया क्योंकि ये नियॉन की तरह हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। एक और चीज मैंने आपको बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एटम पहले बड़ा था, ये एटम पहले छोटा था, ऐसे ही है। यस यस। सोडियम बॉन्डिंग से पहले बड़ा था, क्लोरीन बॉन्डिंग से पहले छोटा था, स्मॉलर साइज का था, लेकिन बॉन्डिंग के बाद सोडियम छोटा हो जाएगा और क्लोरीन बड़ा हो जाएगा। ऐसा पता क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो ये बात भी काबिल गौर है, यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो छोटा हो जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन अगला से इतना साइज है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, बड़ा हो गया। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से साइज ऑफ एन एटम को भी फर्क पड़ता है। बड़ा ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी, टॉपिक में नहीं लिखी, ये मैंने आपको एटॉमिक साइज से रेफरेंस दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, विच इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। एक इक्वेशन आपने याद रखनी है कि जब सोडियम और क्लोरीन आपस में करीब आएंगे, ये गैस की शक्ल में होती है क्लोरीन, आपने Cl2 हमेशा लिखना है, Cl खाली नहीं लिखना, और फिर बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और 2 मोल बनाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली 2 एटम्स है तो एक एटम से रिएक्ट कर रहा है, तो फिर 2 एटम से करेंगे। यहाँ पे Cl2 लिखना मजबूरी होगी ना हमारी, तो फिर 2 एटम हो गए ना क्लोरीन के, तो सोडियम में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, तो दोनों रिएक्ट किया, फिर 2 मोल आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा एक बॉन्डिंग क्या, नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर देख लें। मिस कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं किया, सारा प्रॉपर्ली समझाने की पूरी कोशिश की आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अगर स्टूडेंट है तो अपने क्लास फेलोज को लाजमी मेरे बारे में बताइएगा। जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटते रहें। Thank you for watching. GS Academy.